क्या एक मामूली सी दिखने वाली लिस्ट इतिहास के बड़े बड़े राज खोल सकती है? आज हम हिमालय के मंदिरों की एक ऐसी ही लिस्ट में छिपे कोड को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर लिखी है और जो हमें सांस्कृतिक संगम के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बताने वाली है। पहली नजर में तो ये बस कुछ नाम और उनकी शैलियों की एक लिस्ट लगती है, लेकिन जरा और ध्यान से देखने पर हर एक लाइन एक सुराग है। सोचिए, अगर हम इसे एक नक्शे की तरह देखें तो ये हमें कहाँ ले जाएगी। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें हिमालय की वास्तुकला की आत्मा के बारे में क्या बताता है। तो किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या है? शुरुआत से शुरू करना। तो चलिए सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इस लिस्ट में सबसे आम, सबसे ज्यादा दिखने वाली वास्तुकला शैलियां कौन-कौन सी हैं। यहीं से हम इस इलाके के आर्किटेक्चरल डीएनए को समझना शुरू करेंगे। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। नागर शैली 5 मंदिरों के साथ साफ तौर पर सबसे आगे है, जो इशारा करता है कि इसका उत्तरी भारत से कोई गहरा ताल्लुक है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सरप्राइज है। मुगल शैली 4 मंदिरों के साथ ठीक दूसरे नंबर पर है। और फिर द्रविड़, कत्यूरी और हिमाद्री शैलियां हैं, जो दिखाती हैं कि यहाँ कितनी ज्यादा विविधता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी कहानी का पहला अध्याय है। तो ये नागर शैली आखिर है क्या? देखिए, ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक क्लासिक पहचान है, जो अपने ऊंचे मधुमक्खी के छत्ते जैसे टावरों के लिए जानी जाती है, जिन्हें शिखर कहते हैं। पुरुष शिव मंदिर और बैजनाथ मंदिर जैसे मंदिरों में इसका होना हमें बताता है कि ये पूरा इलाका सांस्कृतिक तौर पर भारत के बड़े मैदानी इलाकों से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। फिर आती है कत्यूरी शैली। ये अपनी मजबूत और हल्की सी झुकी हुई पत्थर की दीवारों के लिए जानी जाती है। मतलब इन्हें बनाया ही गया था इन ऊंचे पहाड़ों की कठोरता को झेलने के लिए। तुंगनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों में दिखने वाली ये शैली एक बहुत ही ताकतवर स्थानीय राजवंश कत्यूरियों की पहचान है। ये वो इतिहास है जो मानो पत्थर में जम गया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिमालय हमेशा दुनिया से कटा हुआ था, और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी शैलियां भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से आई हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये पहाड़ हमेशा से विचारों और संस्कृतियों के लिए एक चौराहा रहे हैं। जरा स्लाइड को देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास स्थानीय रंग है, नागर, कत्यूरी, तो दूसरी तरफ बाहरी प्रभाव है, द्रविड़, मुगल और यहाँ तक कि यूरोपीय भी। ये एक तरह का आर्किटेक्चरल संगम है, जहाँ पूरी दुनिया हिमालय में आकर मिलती है। अब ये देखिए, ये और भी दिलचस्प है। दक्षिण की द्रविड़ शैली, जो अपने पिरामिड जैसे टावरों, जिन्हें विमान कहते हैं, के लिए मशहूर है, वो यहाँ देवप्रयाग और बद्रीनाथ में दिखाई देती है। सोचिए, कितना गजब है ये। ये एक ऐसी फुसफुसाहट है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन पहाड़ों को दक्षिण के पठार से जोड़ती है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है, और वो है मुगल शैली। जी हाँ, वही मुगल शैली जो अपनी बारीक जाली और प्याज जैसे गुंबदों के लिए जानी जाती है, वो यहाँ हिंदू मंदिरों में भी मिलती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहेली है, जो हमें संस्कृतियों के बीच हुए अप्रत्याशित मेलजोल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो ये हुआ कहाँ? लिस्ट हमें साफ साफ बताती है। बद्रीनाथ और महादेव मंदिर समूह जैसे मंदिरों ने मुगल शैली के तत्वों को अपने डिजाइन में शामिल किया। ये सांस्कृतिक लेन देन और अनुकूलन की एक बहुत ही आकर्षक कहानी है। और फिर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया से आया प्रभाव है, नैनीताल राजभवन में यूरोपीय शैली, जो हमें औपनिवेशिक काल की याद दिलाती है। लेकिन इन बड़े बड़े प्रभावों के अलावा भी इस लिस्ट में कुछ बहुत खास छिपा हुआ है। ये वो शैलियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं जन्म ले सकती थीं। ये अति स्थानीय शैलियां हैं जो सीधे इन घाटियों की आत्मा से निकली हैं। ये इन पहाड़ों की अपनी रचनात्मकता का सबूत हैं। जैसे केदारनाथ शैली को ही ले लीजिए। ये जागेश्वर मंदिर समूह से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी शैली है। शायद इसमें कत्यूरी पत्थर की मजबूती के साथ स्थानीय लकड़ी की बारीक नक्काशी को मिलाया गया है। ये इतनी खास है कि इसका नाम इस इलाके के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर रखा गया है। ये वास्तुकला में स्थानीय गौरव का एक सच्चा प्रतीक है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यमुना शैली है, जो शायद नदी किनारे मिलने वाली चीजों से प्रभावित है। उत्तराखंड शैली है, और कुमाऊनी शिखर विधा है, जो शायद शिखर टावर का एक अनोखा स्थानीय रूप है।
हर एक नाम एक अलग कहानी की ओर इशारा करता है, एक अलग वास्तुशिल्प बोली की ओर जो इस क्षेत्र की अविश्वसनीय रचनात्मकता को दिखाता है। तो अब जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये लिस्ट हमें कौन सी बड़ी कहानी बता रही है? जब हम इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं तो बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ इमारतों की एक लिस्ट नहीं है, ये सांस्कृतिक धाराओं का एक नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे विचार, आस्था और कला सदियों और पहाड़ों के पार सफर करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं और कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। ये पत्थर में लिखी हुई इंसानियत की कहानी है। हिमालय का ये पूरा इलाका सचमुच एक जीता जागता म्यूजियम है। ये एक ऐसी जगह है जहां उत्तर की वास्तुकला दक्षिण से मिलती है, जहां स्थानीय परंपराएं बाहरी विचारों के साथ मिलती हैं, और इसका नतीजा है एक अनोखा आर्किटेक्चरल संवाद जो ठीक इन शानदार पहाड़ों की तरह ही अनोखा और खूबसूरत है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मंदिरों की एक मामूली सी लिस्ट इतनी गहरी और जटिल कहानी बता सकती है, तो जरा सोचिए कि हमारे चारों ओर की इमारतों, स्मारकों और शहरों में और कौन-कौन सी कहानियां छिपी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।